हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज अपना जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है आपके 11th क्लास का, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, यानी जो आपके 7th नंबर चैप्टर है। तो उसके अंदर देखिए अध्याय 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो प्राणियों का शरीर है वो किस प्रकार बना होता है। जो पिछला चैप्टर पढ़ा हमने उसके अंदर हमने पेड़ पौधों का शरीर पढ़ा कि उसमें अलग अलग प्रकार के उत्तक होते हैं और उत्तक से मिलकर उत्तक तंत्र, उनके अंदर उत्तक वाले जो शरीर के वो उत्तक बनाते हैं। भाग सरल उत्तक होते हैं, जटिल उत्तक होते हैं। उसी प्रकार प्राणियों का शरीर भी उत्तकों से मिलकर बना होता है। वो 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तक किससे बोला जाता है। तो उत्तक कहा जाता है शरीर में कोशिकाओं का समूह। आपको पता है जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका, सेल। यानी जिस प्रकार एक आपके पास माला है और माला को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई आपको क्या चाहिए? मोती चाहिए, यानी मोतियों से मिलकर ही माला बनती है। उसी प्रकार हमारा शरीर मान लीजिए एक माला है और इस माला को बनाने के लिए हमारे शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं पाई जाती है। यानी उन इतनी सारी कोशिकाओं को पिरोने से, उनका परिवर्धन होने से, संगठन होने से ही पूरे शरीर का निर्माण होता है, माला रूपी शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना हमारे शरीर में कोशिका हमारे शरीर की आधारभूत और संरचनात्मक इकाई होती है। अब जब कई सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती है तो किसका निर्माण होता है? उत्तक का निर्माण होता है। कोशिका का समूह है, क्या कहलाता है? उत्तक। कोशिका का समूह है, उत्तक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। उत्तक 4 प्रकार के होते हैं जीवों में, उत्तक जंतुओं में उत्तक 4 प्रकार के। पहला है उपकला उत्तक, दूसरा है संयोजी उत्तक, तीसरा है पेशी उत्तक और चौथा है तंत्रिका उत्तक। तो 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं हमारे शरीर में। उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। अब इन चारों के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। उपकला का मतलब है हमारे शरीर का बाहरी आवरण बनाने वाला उत्तक, क्या कहलाता है? उपकला उत्तक। और इसके अंदर हम त्वचा के बारे में, जो कोशिकाएं सतह पर पाई जाती है उनके बारे में स्टडी करेंगे। दूसरा है संयोजी उत्तक, यानी हमारे शरीर में संयोजी अंगों को जोड़ने वाला उत्तक कौन सा है? तो संयोजी उत्तक का उदाहरण है रक्त। इसमें हम रक्त के बारे में अध्ययन करेंगे, रक्त का कितनी मात्रा होती है, क्या क्या उसमें घटक होते हैं। फिर तीसरा आता है पेशी, हमारे शरीर में मांसपेशियां पाई जाती है जो किस प्रकार कार्य करती है, तो इसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। फिर चौथा आता है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका के द्वारा शरीर में जो उत्तक बनता है उसको तंत्रिका उत्तक बोला जाता है। तो इस प्रकार इस टॉपिक के अंदर हम इन चारों उत्तकों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो नोट कर लीजिए। फिर हम एक एक करके सभी को विस्तार से पढ़ते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उपकला उत्तक के बारे में। देखिए, उपकला का मतलब होता है शरीर का बाहरी आवरण या शरीर का ऊपरी आवरण बनाने वाला उत्तक क्या कहलाता है? उपकला उत्तक। तो पहला पॉइंट है शरीर का बाह्य आवरण बनाने वाला शरीर का बाह्य आवरण बनाने वाला उत्तक क्या कहलाता है? उपकला उत्तक कहलाता है। उपकला उत्तक है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सरल उपकला उत्तक, और एक होता है संयुक्त उपकला उत्तक। तो देखिए, सरल उपकला उत्तक किसे बोलेंगे? यदि उपकला उत्तक है वो एक कोशिकीय परत से बना होता है तो उसको क्या बोलेंगे? सरल उपकला उत्तक। और इसका काम होता है शरीर के आंतरिक वाहिनियों, दीवारों, आंतरिक अंगों का, दीवारों का निर्माण करने का काम होता है। और संयुक्त उपकला उत्तक है वो एक से ज्यादा स्तरों का बना होता है और इसका काम होता है अंगों की रक्षा करने का, यानी ये सुरक्षात्मक कार्य करने का काम करता है। ठीक है, तो देखिए एक ही स्तर का बना जैसे देखिए ठीक है, फिर इसका उदाहरण है, यानी सरल उपकला उत्तक कहाँ पाया जाता है? यह उत्तक देह गुहा वाहिनियों की आंतरिक भित्ति में पाया जाता है। आंतरिक भित्ति में उपस्थित। ठीक है, फिर देखते हैं संयुक्त उपकला उत्तक। एक से अधिक स्तरों का बना जैसे देखिए कई स्तर होंगे इसमें कोशिका के। और इसका कार्य क्या है? सुरक्षा करना। इसका कार्य सुरक्षात्मक है। ठीक है, नोट कीजिए पॉइंट, सरल उपकला उत्तक और संयुक्त उपकला उत्तक।
तो देखिए स्टूडेंट्स, जो सरल उपकला ऊतक है इसमें कोशिकाओं की संरचना के आधार पर इसको फिर 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरल उपकला ऊतक। यानी इसमें ऊतक में कोशिकाओं की परत तो एक ही होगी लेकिन उनकी संरचनाएं अलग अलग प्रकार की होगी। इस आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया। पहला है सल्की उपकला ऊतक, सल्की या सरल उपकला ऊतक लिख सकते हैं हम, सल्की सरल उपकला ऊतक, सल्की उपकला ऊतक, मैं सरल नहीं लिख रही हूं। दूसरी है घनाकार उपकला ऊतक, और तीसरी है स्तंभाकार उपकला ऊतक। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है इनकी संरचना कैसी होगी। तो देखिए सरल सल्की इस प्रकार की कोशिकाओं का ऊतक होता है और इसमें क्या होगा, केंद्रक होगा। ठीक है। घनाकार उपकला ऊतक यानी कोशिकाएं घन के आकार की होगी। और स्तंभाकार यानी कोशिकाएं खंभ के समान होगी, स्तंभ के समान होगी। तीनों वर्गीकरण और डायग्राम नोट कीजिए, फिर मैं इसके एग्जाम्पल लिखाती हूं। इसका मैं कार्य और उदाहरण लिख रही हूं। इसका कार्य विसरण का कार्य करना, गैसों को इधर से उधर ले जाने का काम करना, विसरण का कार्य। और ये कहां पर पाया जाता है? उदाहरण है रक्तवाहिनियों की भित्ति में, रक्तवाहिनियों की भित्ति तथा फेफड़े के वायु कोश में उपस्थित। नोट कर लीजिए, विसरण इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है विसरण का कार्य करना, यानी गैसों के आदान प्रदान में काम करना, और इसके द्वारा रक्तवाहिनियों की भित्ति और फेफड़े के वायु कोश में उपस्थित रहता है। ठीक है। फिर आता है घनाकार, इसका काम होता है स्राव तथा अवशोषण करना, और ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है जो आपको पता है वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन या वृक्कक बोला जाता है, उनकी भित्तियों में। उसके अलावा ग्रंथियों की भित्तियों में भी घनाकार उपकला ऊतक पाया जाता है। तो नेफ्रॉन की जो समीपस्थ नलिका होती है वहां पर घनाकार उपकला ऊतक होता है। आप आगे जब पढ़ोगे उत्सर्जन तंत्र, या जो मानव के अंदर उत्सर्जन तंत्र, उसके अंदर आप किडनी के अंदर नेफ्रॉन की संरचना पढ़ोगे तो उसके अंदर प्रारंभिक भाग होता है समीपस्थ सेवन नलिका,
और उसके अंदर जो उपकला ऊतक होता है वो किसका बना होता है, घनाकार उपकला ऊतक का। तो उदाहरण है नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन किस में पाया जाता है, वृक्क या किडनी में। नेफ्रॉन की समीपस्थ नलिका में। और उसके अलावा ग्रंथियों की वाहिनियों में, जो अंतःस्रावी बहिस्रावी ग्रंथियां होती है उनकी वाहिनियों में पाया जाता है। ये मुख्यतः बहिस्रावी ग्रंथियों में ही होती है वाहिनियां, और नलिका अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती है। फिर आता है स्तंभाकार उपकला ऊतक। देखिए जो स्तंभाकार उपकला ऊतक है इसके इनके ऊपर कुछ सीलिया जैसी, रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती है, इसलिए इनको पक्षमाभी उपकला भी बोला जा सकता है। पक्षमाभी उपकला। यदि घनाकार कोशिकाओं के ऊपर भी अगर इस प्रकार के रोम होंगे तो उनको भी क्या बोल देंगे हम, पक्षमाभी उपकला। ठीक है, तो स्तंभाकार उपकला का काम होता है गैसीय कणों को या किसी कणों को विशेष दिशा में ले जाना, कणों को विशेष दिशा में ले जाना। और ये कहां पाई जाती है, उदाहरण है आंत्र में, यानी छोटी आंत, बड़ी आंत और आमाशय में। ठीक है, तो ये सीलिया के द्वारा क्या होता है कि जैसे कोई भी पदार्थ गति कर रहती है इस तरफ मुड़कर उसको इधर भेजने का काम करती है, इधर भेजने का काम करती है। यदि घनाकार उपकला ऊतक और स्तंभाकार उपकला ऊतक में से किसी पर भी यदि सीलिया या पक्षमाभ उपस्थित है तो उन दोनों को हम क्या बोलेंगे, पक्षमाभी उपकला। यदि घनाकार पर है तो हम बोलेंगे ये पक्षमाभी उपकला, इस पर है तो भी हम बोलेंगे पक्षमाभी उपकला। यानी जिस उपकला ऊतक पर पक्षमाभ पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, उन्हें सीलिएटेड या पक्षमाभी उपकला कहा जाता है। नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, जो पक्षमाभ है, सीलिया, इनसे रिलेटेड एक पॉइंट ध्यान रखना। ज्यादातर पक्षमाभ कहाँ पाए जाते हैं, एक तो पाए जाते हैं श्वास नली के अंदर, यानी गैसीय कणों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक होते हैं। और एक पाया जाता है ये अंडवाहिनी के अंदर, अंडवाहिनी के अंडाणु और शुक्राणु को गति करने के लिए ये रोम के जैसी संरचना होती है जो इधर उधर मुड़ती है और इनको गति करवाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, पक्षमाभ या इसको हम सीलिया भी बोल सकते हैं, मुख्यतया श्वास नली तथा अंडवाहिनी जैसे खोखले अंगों के भीतरी सतह पर पाए जाते हैं, जो गैसीय कणों तथा युग्मकों के परिवहन में सहायक होते हैं।
ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जो ये आपके घनाकार उपकला ऊतक और स्तंभाकार उपकला ऊतक है, इनमें यदि स्राव की प्रक्रिया होती है, सिक्रेशन की प्रवृत्ति होती है, यानी ये कुछ पदार्थों का स्राव करती है, तो इनको क्या बोला जाता है, ग्रंथिल उपकला बोला जाता है। और ये दो प्रकार की होती है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। आपको पता हो तो जो हमारे आमाशय के अंदर गोबलेट सेल पाई जाती है, कलश कोशिका पाई जाती है, वो एक कोशिकीय ग्रंथिल उपकला ऊतक का उदाहरण है। और जो हमारी लार ग्रंथि है वो बहुकोशिकीय ग्रंथिल उपकला ऊतक का उदाहरण है। तो नेक्स्ट देखिए, यदि घनाकार तथा स्तंभाकार उपकला ऊतक में स्राव की प्रवृत्ति हो तो इन्हें ग्रंथिल उपकला ऊतक कहते हैं। ग्रंथिल उपकला ऊतक कहते हैं। ग्रंथिल उपकला ऊतक के दो प्रकार है, एक कोशिकीय है और एक है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का उदाहरण है आमाशय में पाई जाने वाली कलश कोशिका, कलश कोशिका तथा बहुकोशिका का उदाहरण है लार ग्रंथि। ठीक है, दोनों नोट कर लीजिए।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सरल उपकला ऊतक को पढ़ा। अब हम देखते हैं संयुक्त उपकला ऊतक। तो संयुक्त उपकला ऊतक मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कोशिकाओं की एक से अधिक परतें पाई जाती है। कोशिकाओं की एक से अधिक परतें उपस्थित रहती है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है यांत्रिक सहायता करना, यानी शरीर में यांत्रिक सहारा प्रदान करना। सहारा प्रदान करने का कार्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है यह ऊतक शरीर के बाह्य आवरण मुख गुहा के आंतरिक नम आवरण आदि स्थानों पर उपस्थित रहता है। आदि स्थानों पर उपस्थित रहता है, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो ऊतक के बारे में हमने पढ़ लिए। जो ऊतक होते हैं वो आपस में कुछ संधियों के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो वो 3 प्रकार की संधियां पाई जाती है। दृढ़ संधि, आसंजी संधि और अंतराली संधि। यानी जो ऊतक होते हैं वो इन 3 संधियों के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। अब इन तीनों संधियों में अंतर क्या है कि जो दृढ़ संधि होती है वो एक कोशिका से दूसरे कोशिका में या एक ऊतक के पदार्थों को बाहर बिल्कुल नहीं निकलने देती। जो आसंजी संधि है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों को आने जाने देती है, ऊतकों से बाहर नहीं निकलने देगी, लेकिन कोशिकाओं में पदार्थों का आदान प्रदान करने देती है। लेकिन जो अंतराली संधि है वो छोटे और बड़े सभी पदार्थों को एक ऊतक से दूसरे ऊतक में स्थानांतरित कर सकती है। तो देखिए, यह संधि पदार्थों को ऊतकों से बाहर नहीं निकलने देती। आसंजी संधि में यह संधि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का स्थानांतरण कर सकती है। और तीसरी है अंतराली संधि। यह संधि एक ऊतक से दूसरे ऊतक तक छोटे बड़े अणुओं का
आदान प्रदान कर सकती है। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपकी ये क्लास आज कंप्लीट होती है। बाकी जो आपके संयोजी ऊतक है उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।